नैना ने शादी के बाद गांव में अपने ससुराल में कदम रखा तो वो हैरान रह गई। उसकी जेठानी सुमन के एक नहीं दो नहीं बल्कि पूरे 9 बच्चे थे। मुन्नी, पायल, कंचन, जाओ तुम सब अपनी महक और आंचल दीदी के पास जाकर खेलो। माँ, हमें चाची के साथ खेलना है। हम चाची के पास बैठेंगे। अरे कोई बात नहीं भाभी, इन सबको मेरे पास ही बैठने दो, मुझे भी इनके साथ बैठना अच्छा लग रहा है। तभी नैना का जेठ सुमेर आ जाता है। अरे ये इतना शोर क्यों मचा रखा है इन छोरियों ने? इतनी बार कहा है कि इनका मुंह बंद रखा कर। लड़कियों का ज्यादा हंसना बात करना अच्छी बात नहीं होती। जी वो सब अपनी चाची से पहली बार मिल रही थी ना, इसीलिए सब बातें करने लग गई। चलो तुम सब जाओ और बाहर जाकर खेलो। तभी सुमन की सास आ जाती है। बहू, तूने दवाई खाई थी आज की या भूल गई? माँ जी, वो दवाई खाकर मुझे बहुत उल्टियां होती है, वो दवाई अब नहीं खाई जाती। दवाई तो तुझे खानी पड़ेगी सुमन, अगर बेटा चाहिए। सुमेर का मन है कि एक बेटा हो, इसलिए इस बार कोशिश करके देख लियो। इस बार दिन चढ़े गर्भवती हुई तो इस दवाई से बेटा ही होगा। ला मैं खिलाती हूँ, ऐसे तो तू खाएगी नहीं। नैना सब कुछ देखकर बहुत घबरा रही थी। ये हुई ना बात। अब देखना, इस बार थोड़े से दिन ऊपर होने दे, अपने आप बदलाव पता चल जाएगा। अरे नैना बहू, तुमने कुछ खाया पिया या नहीं? आओ बाहर आओ, नाश्ता लगा रही हूँ, तुम भी खा लेना। हमारे गांव की रोटी में कितना स्वाद है ये तुम्हें खाकर ही पता चलेगा। जी मैं अभी आती हूँ माँ जी। नैना की सास और जेठ कमरे से बाहर चले जाते हैं। सुमन भाभी, पहले ही आपके 9 बच्चे हैं, अब आप 10वां बच्चा करने के बारे में सोच रहे हो। जब तक बेटा नहीं हो जाएगा मुझे बच्चे करते रहना होगा। मेरे हाथ में कुछ नहीं है नैना, मैं तो इनके लिए बच्चे पैदा करने की एक मशीन हूँ। मैंने 9 बेटियों को पैदा किया है, ये बात इन्हें गवारा नहीं है। इन्हें तो मुझसे बेटा चाहिए, इसीलिए तो ये दवाई खिलाकर गई है माँ जी। अचानक से सुमन का जी मिचलाने लगता है और वो बाथरूम में जाकर उल्टियां करने लगती है। नैना का मन बहुत दुखी होता है। नैना, माँ को और भैया को कोई नहीं समझा सकता। मैंने कई बार कोशिश की थी जब मैं गांव में रहता था इन्हें समझाने की कि भाभी कमजोर है, उनके लिए इतने बच्चे पैदा करना उनकी जान से खिलवाड़ है, पर ये लोग मेरी नहीं सुनते। इसलिए मैंने भी कहना छोड़ दिया है, और हो सके तो तुम भी इन सब के बीच में मत पड़ो। भैया का गुस्सा बहुत तेज है, बेकार में अगर उन्होंने तुम्हें कुछ कह दिया तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा, और हम तो कुछ महीने में यहां से वापस शहर चले ही जाएंगे। इसलिए जब तक यहां रह रही हो सबसे घुल मिल कर रहो। पर दीपक, ये तो गलत है ना। भाभी का चेहरा देखो, ऐसा लगता है कि उनके शरीर से खून की एक एक बूंद निचोड़ती जा रही है। मैं तो क्या, कोई समझदार डॉक्टर भी होगा तो वो भी भाभी को अब 10वां बच्चा करने के लिए मना कर देगा। तभी नैना की सास आ जाती है। ये लो बहू, खीर तो तुमने खाई ही नहीं थी, मैंने सोचा खुद ही ले आती हूँ। अब तुम भी जल्दी ही बच्चे की खुशखबरी देना। मैं तो यही कहूंगी कि बेटा पैदा करना जो हमारे घर के वंश को आगे बढ़ाए। बड़ी बहू तो पहले ही 9 बेटियां पैदा करके हमें परेशान कर चुकी है, पर मैं उम्मीद करूंगी कि तुमसे हमें बेटे की खुशखबरी ही मिले। अब जल्दी जल्दी 2-4 बच्चे पैदा कर लेना। दीपक, तेरा भाई बुला रहा है, जा सुन ले। नैना अपने ससुराल वालों की घटिया सोच को देखकर बहुत अजीब सा महसूस कर रही थी। नैना को अपने ससुराल में रहते कुछ दिन बीत गए थे और फिर एक दिन सुमन के सास उसे चेकअप के लिए अस्पताल ले जाने लगी, तो नैना ने बहाने से उसे रोक दिया। माँ जी, वो मेरे पेट में थोड़ा दर्द है, 2-3 दिन से हो रहा है। मैं सोच रही थी मैं भी डॉक्टर से कोई दवाई ले आऊंगी, मैं भाभी के साथ अस्पताल चली जाऊं। हाँ हाँ बहू, क्यों नहीं, अच्छी बात है। तुम अपनी दवाई भी ले आना, और हाँ, इसका अच्छे से चेकअप करवाना, और डॉक्टर से पूछ लेना कि ये दोबारा माँ कब बन सकती है। जी ठीक है माँ जी। नैना ने जानबूझकर पेट दर्द का बहाना किया था ताकि वो अस्पताल जाकर डॉक्टर से बात कर सके। देखिए नैना जी, आपकी जेठानी सुमन बहुत ज्यादा कमजोर है, इनमें खून की बहुत कमी है। अगर ये 10वां बच्चा करने के बारे में सोचेंगी तो इनकी जान को खतरा है। मैं तो यही कहूंगी कि इन्हें एक और बच्चा पैदा करने का चांस बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। डॉक्टर, फिर आप बताइए कि हम ऐसा क्या करें ताकि भाभी की जान को खतरा ना हो। एक ही इलाज है, इनके बच्चा बंद का ऑपरेशन करवा दो। मैं बच्चे बंद का ऑपरेशन नहीं करवाऊंगी। अगर मैंने ऐसा किया तो मेरा और मेरी बेटियों का भविष्य खराब हो जाएगा। नहीं नहीं डॉक्टर, आप ऐसा कुछ मत करना,
नैना, नैना चलो यहाँ से, मैं यहाँ नहीं रुक सकती। सुमन घबराकर घर लौट आई। उसने डॉक्टर की बात को नहीं माना और फिर वही हुआ जिसका डर था। सुमन एक बार फिर से गर्भवती हो गई। सास की खुशी का ठिकाना नहीं था। सुमेर भी बहुत खुश था, पर नैना के चेहरे पर बिल्कुल भी खुशी नहीं थी, क्योंकि वो जानती थी कि सुमन अपनी जान के साथ खिलवाड़ कर रही है। अगले कुछ महीनों तक नैना वहीं रही और अचानक एक दिन सुमन की हालत बहुत खराब हो गई और उसकी जान पर बन आई। दीपक, भाभी की हालत बहुत खराब है, हमें इन्हें शहर ले जाना होगा। हाँ नैना, घबराओ नहीं, हम भाभी को कुछ नहीं होने देंगे। अरे कुछ नहीं होगा बहू को, ऐसा होता रहता है। तुम दोनों कहाँ शहर ले जा रहे हो? अरे यहीं किसी गांव के डॉक्टर को दिखा दो, शहर ले जाने की कोई जरूरत नहीं है। पर भैया, भाभी की हालत बहुत ज्यादा खराब है, अगर यहां हमने किसी को दिखाया तो बहुत देर हो जाएगी। मैं सुमन का पति हूं, समझे? उसके लिए जो भी फैसला लूंगा मैं लूंगा। चल सुमन, गांव के डॉक्टर के पास चल। नैना की सास और जेठ उनकी बात नहीं मानते और सुमन को जबरदस्ती गांव के डॉक्टर के पास ले जाते हैं। डॉक्टर सुमन का इलाज करने लगती है। देखिए, सुमन को ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई है। यहाँ गांव में हमारे पास इतने प्रबंध नहीं है कि हम सुमन का यहाँ इलाज कर सके। सुमन को शहर ले जाना होगा, वरना उसकी जान चली जाएगी। मैंने आपको कहा था कि हमें भाभी को शहर ले जाने दो, पर आपने हमारी एक बात नहीं मानी। आपको पता भी है, अगर भाभी को कुछ हो गया तो ये पूरा घर खत्म हो जाएगा। आपकी बेटियों का क्या होगा जिनकी परवरिश भाभी कर रही है? आप दोनों कितने स्वार्थी हो गए हो जो एक औरत की जान के साथ खेल रहे हो। माँ जी, आप भी तो एक औरत हो, आप भी भाभी के दर्द को नहीं समझ पाई। आप सबको पता है, मैं भाभी का बच्चा बंद का ऑपरेशन करवाने के लिए आई थी, पर भाभी ने साफ मना कर दिया आप दोनों के डर से, ताकि अगर उन्होंने बच्चा बंद का ऑपरेशन करवाया तो आप दोनों उन्हें छोड़ोगे नहीं, क्योंकि आप दोनों को तो बेटा चाहिए, भले ही उनकी जान चली जाए। चलो नैना, भाभी को शहर लेकर चलते हैं। अगर भाभी को कुछ हो गया ना भैया, तो न मैं आपको माफ करूंगा और न ही मां को। मैं भी यहां से चला जाऊंगा अपनी भतीजियों को लेकर। उस दिन दीपक और नैना की बातें सुनकर नैना की सास और जेठ अपने ऊपर बहुत शर्मिंदा होने लगे। सब लोग सुमन को शहर के अस्पताल लेकर जाते हैं। 5वें महीने में डॉक्टर बच्चे को तो नहीं बचा पाते, पर बहुत मुश्किल से सुमन की जान बच जाती है। सुमन की सास और पति उससे माफी मांगते हैं और समझदारी दिखाते हुए सुमन की सास उसका बच्चा बंद का ऑपरेशन करवा देती है। नैना की हिम्मत और प्रयासों से आज उसकी जेठानी सुमन के चेहरे पर सुकून साफ दिखाई दे रहा था। उसने अपनी जेठानी को बहुत बड़ी परेशानी से बाहर निकाल दिया था। अनुराधा के पति का अचानक एक बीमारी से देहांत हो गया। 5 बेटियों की जिम्मेदारी अनुराधा पर आ गई। देख अनुराधा, अब हम तेरा और तेरी बेटियों का बोझ अब और नहीं उठा सकते। इन्हें ले और यहाँ से निकल जा। पर भाभी, मैं इन 5 को लेकर कहाँ जाऊंगी? मेरा कोई ठिकाना नहीं। माँ बापू भी गांव में चल बसे। इस घर से मेरी यादें जुड़ी हुई हैं। मैं इस घर में बहू बनकर आई थी। विनोद के जाने के बाद आप इतना क्यों बदल गई? बदलना पड़ा। हमारा दिमाग खराब नहीं है जो अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मार ले। अरे आने वाले समय में तेरी ये 5 बेटियां बड़ी होंगी तो तू तो इनकी शादी की जिम्मेदारी हमारे मत्थे मर देगी। चल निकल यहाँ से। रहम करो भाभी, इतनी रात में मैं अपनी बच्चियों को लेकर कहाँ जाऊंगी? ये ऐसे नहीं मानेगी, तू आगे से हट, इसे मैं धक्का देता हूँ। अनुराधा के जेठ जेठानी बड़ी क्रूरता से उसे उसकी बेटियों के साथ सड़क पर धक्का दे देते हैं। अब मैं इतनी रात में इन 5 को लेकर कहाँ जाऊं? मेरी मदद करो प्रभु। अनुराधा अपनी 5 बेटियों का हाथ थामे रात के अंधेरे में सड़क पर चल रही थी। मम्मी, बहुत डर लग रहा है, अंधेरे में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं ना, डरो नहीं। मम्मी, अब हम कहाँ जाएंगे? ताऊ जी ताई जी ने तो घर से निकाल दिया। मम्मी, बहुत प्यास लगी है, पानी पीना है। पूजा, तो इन 4 का ध्यान रख, हाथ पकड़ के रखना, मैं सामने नल से पानी भरकर लाती हूँ। अनुराधा अपनी बेटियों को सड़क के किनारे बिठाकर पानी लेने चली जाती है। तभी एक गुंडा अनुराधा के पास आता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। क्या बात है, प्यास लगी है क्या? कहो तो हम बुझा दें। मेरा हाथ छोड़ो, मुझे छोड़ दो। ओए, जब वो कह रही है तो छोड़ क्यों नहीं देता? अबे, तू इसका कौन है, हैं? जो बीच में टांग अड़ाने आ गया? मैं कोई भी हूँ, तुझे इससे क्या?
लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा। वो आदमी गुंडे को मार पीट कर वहां से भगा देता है। शुक्रिया भैया, आज आपने मेरी मदद की। इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज था बहन। अनुराधा अपनी बेटियों को लेकर जाने लगती है। तभी बहन, इतनी रात में तुम अकेली कहाँ जाओगी? यहीं पास में ही मेरी मौसी का घर है, रात वहां रुक जाना। बच्चियों के साथ अकेले रात में रहना खतरे से खाली नहीं। मम्मी, हम सबको भूख लगी है। चलो आओ, मौसी के घर चलते हैं, वहां सब पेट भर कर खाना। शुक्रिया भैया। वो आदमी अनुराधा और उसकी बेटियों को अपनी मौसी के घर ले जाता है। अरे आओ आओ बेटी, कितनी प्यारी और मासूम बच्चियां हैं। तुम्हारी कहानी सुनकर सचमुच मेरा भी दिल भर आया। कैसे निर्दयी लोगों की दुनिया बनती जा रही है। बेटी, तुम चिंता मत करो, तुम आराम से यहाँ जितने दिन चाहे रह सकती हो। मौसी जरा इधर आना, मैं कह रहा था बच्चियों को भूख। मौसी और वो आदमी बातें करने लगते हैं। कुछ देर बाद, माँ पानी पीना है, तुम यहीं पलंग पर बैठो, मैं लेकर आती हूँ। देखो मुन्नी बाई, बड़ी मुश्किल से ये चिड़िया और इसके चूजे हाथ में आए हैं। तुम्हारे तो दोनों हाथों में चांदी है, तुम अपनी दुकान आराम से चला सकती हो। बात तो तू ठीक कह रहा है, पर इसे शक तो नहीं हुआ ना कि एक कोठे पर लाई गई है और तू इसे और इसकी बेटियों को बेचने के लिए यहाँ लाए है। अरे नहीं मुन्नी बाई, बस अब तुम जल्दी से मेरे पैसे मुझे दो, मैं यहाँ से जाऊं। हाँ, ये आदमी मुझे यहाँ बेचने लाए है। नहीं, मुझे यहाँ से भागना होगा। मैं अपनी बेटियों के साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगी। अनुराधा कमरे में जाती है। चलो बच्चों, हम यहाँ नहीं रुकेंगे, वो दरवाजा खुला है, एक एक करके तुम सब वहां से बाहर जाओ, आराम से, वो अंकल देख ना पाए। अनुराधा अपनी बेटियों के साथ चुपके से भागती है। तभी उस व्यक्ति की नजर उन पर पड़ जाती है और वो उन्हें पकड़ने के लिए दौड़ता है। मुन्नी बाई, हमें इन्हें पकड़ना होगा। हे ईश्वर, मेरी मदद करो प्रभु, भागो मेरी बच्चियों, और तेज, हमें इनके हाथ नहीं आना। तभी अनुराधा देखती है सामने हनुमान मंदिर है और वहां घंटियों की आवाज आ रही है। चलो बच्चों, जल्दी से हनुमान मंदिर में चलते हैं, वहां हमें कोई कुछ नहीं कहेगा। अब हम लोग इन्हें नहीं पकड़ सकते, ये हनुमान मंदिर में चली गई है। किसी ने हमें वहां देख लिया तो पुजारी और सब लोग हमें पुलिस को पकड़वा देंगे। कैसी किस्मत खराब है, इस सौदा भी हाथ से चला गया है। चलो वापस चलते हैं। हे बजरंगबली, आज आपने मेरी और मेरी बेटियों की जान बचाई, आप धन्य है प्रभु। बजरंगबली तो शरण में आए हर भक्त की मदद करते हैं, यहाँ तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। पर बेटी, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? अनुराधा पुजारी जी को अपनी सारी दुख भरी कहानी बताती है। बेटी, तुम चाहो तो इसी हनुमान मंदिर में रहकर प्रभु की सेवा करो, यहाँ तुम्हें किसी प्रकार का कोई डर नहीं। पुजारी जी की बात सुनकर अनुराधा को थोड़ी तसल्ली होती है। उस दिन से अनुराधा अपनी 5 बेटियों के साथ हनुमान मंदिर में ही रहने लगी। अनुराधा और उसकी 5 बेटियां हनुमान मंदिर की सेवा करती थी। वहां की साफ सफाई, देखभाल, ये सब अनुराधा ही संभालती थी। एक दिन अनुराधा ने पुजारी जी से कहा, पुजारी जी, मैं सोच रही थी मंदिर के बाहर ही फूल माला और पूजा की सामग्री बेचने का काम करके थोड़े पैसे कमा लूंगी, ताकि अपनी बेटियों को स्कूल में पढ़ा लिखा कर उनकी शादी कर सकूं। ये तो बहुत उत्तम विचार है अनुराधा बेटी। मैं कल ही फूल वाले और पूजा सामग्री वाले की दुकान पर तुम्हें ले चलूंगा। वो तुम्हें उधार पर फूल माला और सामग्री दे देंगे। जो भी कमाई होगी उसमें से तुम उनके पैसे चुकाकर बाकी की कमाई अपने पास रख लेना। ऐसे ही धीरे धीरे तुम्हारा काम शुरू हो जाएगा। पुजारी जी अनुराधा को फूल माला और पूजा की सामग्री दिलवा देते हैं। अनुराधा मंदिर के बाहर ही फूल माला और पूजा की सामग्री बेचने लगी। अनुराधा ने अपनी बेटियों को एक सरकारी स्कूल में डाल दिया। अब उसकी बेटियां पढ़ने जाने लगी थीं। अनुराधा को हनुमान मंदिर में रहते हुए 15 साल बीत गए। अनुराधा की मंदिर के बाहर ही फूल माला और पूजा सामग्री की 2 बड़ी दुकानें थीं। मंदिर के पुजारी जी का निधन हो चुका था। अपने जाने से पहले पुजारी जी मंदिर का सारा कार्यभार अनुराधा को सौंप गए थे।
अब मंदिर का सारा कार्यभार अनुराधा ही संभालती थी। अनुराधा की 5 बेटियां बड़ी हो चुकी थी। अनुराधा को शहर में बहुत से लोग जानते थे और उसके अच्छे व्यवहार से सभी परिचित थे। अनुराधा को अपनी 5 बेटियों की शादी के लिए कोई परेशानी नहीं हुई। हनुमान जी के आशीर्वाद से अनुराधा की 5 बेटियां आज अपने ससुराल में सुखी थीं। कहते हैं ना, जिसका कोई नहीं होता उसकी रक्षा करने वाले स्वयं भगवान होते हैं।